ओके, सो अभी जो 6 क्वेश्चन बताए क्लियर है, 66%, और ये था 34% H2 बाई मास, मतलब 100 ग्राम मिक्सचर लोगे तो क्या होगा, 66 ग्राम CO2 और 34 ग्राम H2O। तो दोनों का मोल निकाल दो, इसका 66/44 मोल, 34/2 मोल, टोटल मोल इतना है, इतने मोल का मास है 100 ग्राम। तो 1 मोल का क्या मास है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। वेपर डेंसिटी चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर। 6 डन। Okay, now we go for the 7th question. तुम लोग फेज 1 और फेज 2 के साथ भी बैठ सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर में, एक इंडिपेंडेंट टॉपिक आने वाला है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है मॉडर्न कंसेप्ट, अभी तक क्लासिकल कंसेप्ट हुआ था, वो थियरी वगैरह। तो मॉडर्न कंसेप्ट में ऑल ऑफ यू कंसेप्ट की वो कौन सा है, तो मेरा लेक्चर होगा मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे वो लेक्चर होता है। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे इन द मॉर्निंग, और ट्यूसडे वेडनेसडे इन द मॉर्निंग तुम लोग को ज्वाइन करना है। वैसे मैं लिख दूंगा, बट ट्यूसडे वेडनेसडे मॉर्निंग 8 to 9:30, 8 to 10 सॉरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 7, द वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। वेपर डेंसिटी दिया हुआ तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर है, तो तुम्हें दोनों का अलग अलग मोल बताना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इन द मिक्सचर। देन हाउ टू डू, वेपर डेंसिटी नोन है राइट, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर विल बी 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू 27.6, यही होगा ना, 2 इंटू 27.6। अब तुम्हें किसका चाहिए वैल्यू, वो देखो, मिनट चला गया, N2O4 और NO2 चाहिए था ना। N2O4 का मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन N2O4 क्या है, मिक्सचर ऑफ व्हाट, NO2 एंड N2O4। इसका वेपर डेंसिटी है 27.6। तो मोल फ्रैक्शन पता नहीं, भूल गए होगा तो बताता हूँ। मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, उसका अपना मोल बाई टोटल मोल, जैसे 2 मोल N2, 3 मोल O2। तो जो मोल फ्रैक्शन होता है इसको x से बताते हैं, x N2 का वैल्यू हो गया उसका अपना मोल आउट ऑफ टोटल। जो परसेंट करते हैं तो क्या होता है, 2/5 इंटू 100 ना, तो यहाँ पे 2/5 होगा, और XO2 3/5 होगा। मान लो कि मोल परसेंट पूछता है तो क्या बोलते हैं, O2 का अपना मोल 3 बाई टोटल मोल, ऐसा हो जाता ना, तो ये है मोल फ्रैक्शन। तो जब हम लोगों ने M मिक्सचर लिखा था, कितना था, N1M1 प्लस N2M2 बाई N1 प्लस N2। तो ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन N1 बाई N1 प्लस N2, मोल फ्रैक्शन इंटू M1 प्लस ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ X2 इंटू M2 इक्वल टू M मिक्सचर। अब M मिक्सचर दिया हुआ है फॉर क्वेश्चन नंबर 7, क्या हो गया, M मिक्सचर कितना हो गया, 2 इंटू 27.6 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इंटू मोलर मास ऑफ N2O4 प्लस व्हाट, और ये जब दोनों ऐड करोगे तो 1 आता है। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, XO2 प्लस XN2 ऐड कर दोगे तो कितना होता है, 1। फ्रैक्शन सब ऐड करके 1 आता है, जैसे परसेंट 100 आ जाता है, इतना पार्ट होता है मोल फ्रैक्शन का। तो यहाँ इसको 1 माइनस XN2O4 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि N2O4 और NO2 दोनों मिलकर 1 आएगा, और MnO2 यहाँ पे,
इसको सॉल्व करके आंसर बताओ थोड़ा, सॉल्व करो आंसर। मॉर्निंग आनंदी आई टू स्कूल, अभी स्कूल चल रहा है क्या, या कॉलेज एट दैट टाइम, तो बाकी बच्चे कैसे अटेंड कर रहे हैं? ओके ओके, मतलब फेज 1 फेज 2 के बच्चे कैसे अटेंड कर रहे हैं 8 to 9:30? अच्छा, मैं सर से बात करता हूँ तुम लोग के लिए, किसको किसको प्रॉब्लम है? आनंदी और यस, वो दो बच्चे कैसे मैनेज कर रहे हैं? मतलब कॉलेज उस समय अटेंड करना ही है ना? मॉर्निंग आनंदी एंड यस, ठीक है, मैं बात कर लूंगा तुम लोग को। उसके क्या कर सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग का क्या है, कैसे देखना पड़ेगा। ऐसे सॉल्व करके बताओ आंसर। आंसर इज 20। ओके विघ्नेश, और लोग आंसर? और किसी का आंसर नहीं आ रहा?
0.1 कैलकुलेटर यूज करो जरूरत पड़े तो। हाँ राइट, मोल फ्रैक्शन है ना, 20 नहीं आ सकता, 1 से कम कुछ होगा। हाँ देखो तो कितना आ रहा है। 0.2। ओके विघ्नेश, अच्छा पूरा सॉल्व करने के बाद 0.2, फर्स्ट 0.2, चलो 3-4 आंसर आया तो ठीक है, आगे चल सकते हो। ट्वेंटी सेवन 54 और ये हो जाएगा 55.2। इसको एक्स मान लो, m/2 कितना आ रहा है 92, क्या आ जाएगा 92x प्लस दूसरे का कितना होगा 46 1 माइनस x। नाउ सॉल्व द वैल्यू ऑफ x। इक्वल टू 46 कॉमन ले लो तो 2x प्लस 1 माइनस x। 2x प्लस 1 माइनस x मतलब ये कितना हो जाएगा 2x 1 प्लस x ना। तो ये 1 प्लस x बच जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस x, x का वैल्यू ऐसा ही कुछ आएगा ना। 0.2 वगैरह, ठीक है 0.2। ओके सबका क्लियर हो गया 7 हाउ टू सॉल्व। ओके नेक्स्ट 8 तो अटेम्प्ट कर सकते हो अभी। एट अटेम्प्ट करोगे है ना। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना है, परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये इसका आंसर आ गया तो ओके आनंदी गुड। परसेंट कंपोजिशन, परसेंट कंपोजिशन, तो परसेंट बाई मास इक्वल टू मास बाई मास ऑफ एलिमेंट बाई फार्मूला मास इनटू 100। इससे परसेंट आएगा, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्टली बता सकते हो। जैसे H2SO4 ये 2 ग्राम होगा तो ये 32 ग्राम हो गया, तो 64 ग्राम, तो मॉलिक्यूलर मास 98 ग्राम। तो 98 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया बाई मास। परसेंट ऑफ सल्फर कितना हो गया, ऑक्सीजन का परसेंट कितना हो गया। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बाई मास, मास के रेस्पेक्ट में कितना हो गया, इट इज 2/98 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ सल्फर बाई मास की बात करें तो 32/98 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करें
64/98 इंटू 100, यही हो गया ना। मतलब इसका क्या मतलब था कि 98 ग्राम H2SO4 कंटेन्स 2 ग्राम हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम H2SO4 कंटेन्स 2/98। तो 100 ग्राम की बात करें तो कितना होगा, 2/98 इंटू 100 ग्राम, यही परसेंट है ना, 2/98 इंटू 100। NH3 परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाई मास, मास के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट होगा। मतलब तुम्हें 1 किलोग्राम NH3 दे दिया जाए तो नाइट्रोजन कितना ग्राम होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, अभी तक 7 ले रहे होगे तुम लोग। स्टार्टिंग में कई लोग 7 लेते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का 8 होता है। वो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास के लिए डबल करना वो मिस्टेक स्टार्टिंग में चलते रहता है। तो 17 ग्राम NH3 में 14 ग्राम नाइट्रोजन है, तो कितना परसेंट मास हो गया, 14/17 इंटू 100 ना। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 3/17 इंटू 100। क्लियर हो गया अभी। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन H2O बाई मास। ओके 11% मैच। ओके सो 11% आंसर आ रहा है क्या। ये 2 ग्राम होगा हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन का 16 होगा, 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 ग्राम आउट ऑफ 18 इंटू 100। और परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 16 आउट ऑफ 18 इंटू 100। एक क्वेश्चन है 5 kg water is electrolyzed, so what is the mass of H2NO2 produced। कितना मास H2 आएगा, कितना मास O2 का आएगा।
ट्राई करो ये क्वेश्चन। 5 kg वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो वाटर में जितना हाइड्रोजन होगा जितना ऑक्सीजन होगा वही बाहर आएगा ना, और क्या बाहर आ सकता है? ओके। हाँ, 5/9 इंटू 100 लिख रहे हो, 40/9। तो देखो, जिस रेशियो में होता है उसी रेशियो में बाहर आएगा ना। 18 ग्राम वाटर से 2 ग्राम हाइड्रोजन बाहर आता है और 16 ग्राम ऑक्सीजन बाहर आता है। तो रेशियो तो नोन है एक, उसी का यूज करना पड़ेगा ना, यही मेन चीज है ना। 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम ये, 16 ये होता है, तो 5 kg में। H2O को लिखे हम लोग, तो ये 2 है प्लस 16 मिलकर 18 है। तो जब ये 5 kg है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, कितना हो जाएगा? 2/18 इंटू 5, और ये 16/18 इंटू 5 किलोग्राम। क्लियर हुआ कैसे किया? यस और नो लिखो, यस और नो। नो। तो देखो, ये से क्लियर नहीं हो रहा, तो यूनिटरी मेथड पे जाओ। दुर्वेश नो। ओके। अपने पास क्या है? हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16, तो 18 ग्राम वाटर होता है। हाँ, बहुत लोगों को क्लियर नहीं हुआ, ये रेशियो लेने में प्रॉब्लम है, राइट? यूनिटरी मेथड आता होगा, तुम लोग को रेशियो नहीं आता है तो। 18 ग्राम H2O कंटेन्स 2 ग्राम हाइड्रोजन। 18 ग्राम वाटर से 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा, तो 1 ग्राम वाटर से 2/18 ग्राम। सो 5 किलोग्राम से ये रेशियो कितना हो जाएगा? 2/18 इंटू 5 किलोग्राम हाइड्रोजन। तो फिर आया वही रेशियो ना, 2/18 इंटू 5 ना, जो यहाँ पे था। अभी सोचो।
ओके अभी बताओ, अभी क्लियर हुआ, यस और नो? वो तो रेशियो हो गया ना, 18 ग्राम में 2 ग्राम, 18 एएमयू में 2 एएमयू, 18 केजी में 2 केजी, तो जो रखोगे उसमें आएगा। 18 टन होगा तो 2 टन होगा। और किसका डाउन था? यस तरंग, क्लियर? ध्रुवेश ने लिख दिया, ठीक है। एंड महेश, तुम लोग का डाउट था। तरंग, महेश, महेश का डन। तरंग, डाउट है तो बोलो। क्लियर है, ओके। हाँ तो इस रेशियो से तुम किसी का भी निकाल सकते हो। सिमिलरली ऑक्सीजन का निकाल दो कि 18 किलोग्राम वाटर में 2 किलोग्राम हाइड्रोजन है, तो 5 किलोग्राम में कितना होगा? ओके नेक्स्ट। 5 किलोग्राम H2SO4, तो मास ऑफ सल्फर प्रेजेंट कितना होगा? रेशियो भी लिख दोगे चलेगा, कैलकुलेशन मत करो तो भी। ओके 5 किलोग्राम H2SO4, तो मास ऑफ सल्फर प्रेजेंट 84/49, 80/49 बोल रहे हो ना? ओके हाँ करेक्ट है। होगा क्या, इसका कैसे होता है? 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 32 ग्राम सल्फर है, इसका एटॉमिक मास 16 इंटू 4 64, 98 ग्राम है। तो 98 ग्राम में कितना होता है? ये 32 ग्राम। तो 5 किलोग्राम जब दोगे तो ये कितना ग्राम हो गया? ये रेशियो कैसे लेते हैं? ये रेशियो लेना सीखना पड़ेगा सबको। ये मल्टीप्लीकेशन होता है, 32 इंटू 5 बाई ये डिवाइड होता है 98।
या नहीं आएगा तो यूनिटरी मेथड 32 इंटू 5/98। यूनिटरी मेथड से सोचो 98 ग्राम में 32, तो 1 में 32/98, सो 5 में, मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना सल्फर बाहर कर सकते हो, ये बताओ। A compound contains 3.4% sulfur. Calculate the minimum molecular mass of the compound. ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं बता देता हूँ। आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है, और टेस्ट जब भी होगा ये सब आते ही रहते हैं। मान लो सपोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ इसका AX BY SZ, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए ये 1 होना चाहिए, यही होना चाहिए ना, फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। बाकी सब जो कंपोनेंट जितना होगा होगा, उसके बारे में हम लोग कंसर्न नहीं है। ए मतलब लिथियम होगा, बी सोडियम होगा, ऐसा कोई भी कुछ भी हो, एल्यूमिनियम हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, जैसे CZ हो जाए ऐसे। बट सल्फर 1 होना चाहिए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। जैसे H2SO4 मिनिमम मॉलिक्यूलर मास तब है जब सल्फर 1 है 32, बट H2S इंफिनिटी भी तो हो सकता है, H2S2O4 हो जाए, S3 हो जाए, S4 हो जाए, S5 हो जाए, S6 हो जाए, यहाँ पे S1000 तक हो जाए, X1 लाख हो जाए, जो भी होगा उससे मॉलिक्यूलर मास तो बढ़ते जाएगा ना। तो मिनिमम तब होगा जब सल्फर 1 हो। यही कंसेप्ट है जो आता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। पॉइंट क्लियर हुआ कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए सल्फर कितना लेना पड़ रहा, 1। एक कंपाउंड में क्या है, 3.4% सल्फर है, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना लिखोगे, मास ऑफ सल्फर, अब तो सल्फर एक ही है, बाई मोलर मास इंटू 100, यही है ना, ये 3.4 है। सो मास ऑफ सल्फर कितना होगा, 32 बाई मोलर मास M इंटू 100। हाँ, इससे हम क्या वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको अभी। ओके, सो नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन। N2 + 3H2 gives out 2NH3। इसका मतलब क्या हो गया कि N2 का एक मॉलिक्यूल H2 के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके NH3 का 2 मॉलिक्यूल बनता है, ऐसा है ना। इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो जाके इसका 2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो एक रेशियो है जो ये दिया हुआ है, एक रूल बना के दिया हुआ है कि N2 का एक मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। तो इक्वेशन देने का ये मतलब नहीं है कि N2 का एक मॉलिक्यूल और H2 का 3 मॉलिक्यूल दिया हुआ है। वो तो तुम्हारे ऊपर है, N2 का 100 मॉलिक्यूल ले लो, H2 का 5 मॉलिक्यूल ले लो, मिक्स कर दो, तो NH3 कितना बनेगा। तो ये सब क्वेश्चन है। बट इसका ये क्या मतलब हो गया कि एक मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल बनता है, या 10 मॉलिक्यूल लोगे तो इतने रेशियो है इसका, 30 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा इसका, 20 मॉलिक्यूल बनेगा, यही होगा ना। या Na मॉलिक्यूल ले लोगे तो
इसका 3 Na मॉलिक्यूल, इसका 2 Na मॉलिक्यूल। Na मॉलिक्यूल मतलब कितना हो गया, 1 मोल। मतलब इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करेगा, तब इसका कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। रेशियो क्या हो गया, 1 मॉलिक्यूल 1 मोल। बट इसका 1 मोल मतलब कितना हो गया, 28 ग्राम। इसके कितने से रिएक्ट करेगा, 3 × 2 6 ग्राम। तब इसका कितना बनेगा, 2 × 17 34 ग्राम। ऐसे भी बोल सकते हो 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 34 ग्राम आएगा। ये लिख सकते हैं क्या कि इसका 1 ग्राम रिएक्ट्स विद 3 ग्राम, इसका 2 ग्राम बनेगा। ये नहीं लिख सकते हम लोग, ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यही पूछता है कि क्या ये करेक्ट है, क्या मास के टर्म में ये रिलेशन होगा। नहीं, मास के टर्म में नहीं, रिलेशन मॉलिक्यूल के टर्म में है। तो मॉलिक्यूल से मोल के टर्म में आ गया, मोल हो गया तो 28 ग्राम रिएक्ट्स विद 6 ग्राम, मतलब 34 ग्राम का 34 ग्राम लॉ ऑफ मास एक्शन है ना। तो 34 ग्राम से 34 ग्राम आना चाहिए था। यहाँ तो 4 ग्राम का 2 ग्राम बना दिया, तो फिजिबल ही नहीं है। 1 + 3 4 ग्राम से 2 ग्राम बन गया, ये रॉन्ग हो रहा है। और क्या होगा, सिंस पीवी इक्वल टू एनआरटी, यदि वी और टी कांस्टेंट होगा तो पी और एन एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका क्या होगा, इसका 1 ATM विल रिएक्ट विथ इसका 3 ATM, इसका कितना बन जाएगा, 2 ATM। गिवन all gases at same temperature and volume। जैसे N2 का भी उतना ही टेम्परेचर है, वॉल्यूम भी उतना ही रहे। S2 का भी सेम टेम्परेचर वॉल्यूम ले लो, तो V और T सेम कर दोगे तो P इज रिलेटेड टू N, ये भी एक रिलेशन आएगा। या फिर ये भी कर सकते हो 1 लीटर इसके 3 लीटर से रिएक्ट करके इसका 2 लीटर बनेगा। तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कब वैलिड है, गिवन क्या क्या सेम करना होगा, V इज प्रोपोर्शनल टू N करना है, तो P and T ना सेम प्रेशर टेम्परेचर, मतलब पीबी इक्वल टू एनआरटी है, पी और टी सबका सेम हो जाए तो वी इज रिलेटेड टू एन ना। नंबर ऑफ मोल जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में वॉल्यूम होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं होता। हो सकता है कि तुम 1 लीटर नाइट्रोजन लो, 3 लीटर हाइड्रोजन लो, दोनों मिक्स कर दिया, 4 लीटर था, बट मिक्स करने के बाद 2 लीटर मिला। क्यों, वी इज प्रोपोर्शनल टू एन ना। बट उसके लिए सारे गैसेस का प्रेशर सेम होना चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। हाँ, अब बताओ इतने में क्या, इतना क्लियर है, यस और नो। नो है तो किस स्टेप में डाउट है, इतना क्लियर है, यस और नो। यस यस, तक 2 यस आया और कुछ नहीं आया। और आनंदी यस, महेश का भी यस। और दुर्वेश मीत, अब सबका हो गया यस, ओके। एक हर्ष नो। हाँ हर्ष बताओ किस स्टेप में डाउट है, अनम्यूट करता हूँ, बताओ। बाकी सबका यस, ओके। हाँ, नाउ अनम्यूट। सर वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाले से पे ना उधर से डाउट है, नहीं समझा। उसमें कहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी है, देन बस बोलते जाओ। हाँ हर्ष, तो मैंने बोला कि पीवी इक्वल टू एनआरटी है, देन हाँ सर, उसके बाद से आपने जो समझा समझा ही नहीं। मतलब उसके बाद और कुछ नहीं बता पा रहे हो, क्या नहीं समझ में। हाँ पीवी इक्वल टू एनआरटी है, मान लो प्रेशर सेम है और टेम्परेचर सेम है, जितने गैस दिया उसका प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ना। हाँ हाँ, अच्छा। और उसी तरह मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी में पी और टी यदि कांस्टेंट रख दिया जाए तो वी इज प्रोपोर्शनल टू एन। या इस इक्वेशन की बात करें ऊपर वाले में,
जो भी गैस है उनको क्या कर दिया गया, वी और टी सेम रखो। फॉर सारे गैस का वॉल्यूम सेम लो, टेम्परेचर भी सेम लो, तो P इज प्रोपोर्शनल टू N, मतलब जिस रेशियो में नंबर ऑफ मोल मूव कर रहा है उसी रेशियो में प्रेशर होगा। मतलब N2 गैस का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाओ और H2 का 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लो, तो दोनों ऐड करोगे तो तुम्हें लगेगा प्रेशर 4 ATM होगा। नहीं, बट दोनों मिलकर प्रेशर 2 ATM आ जाएगा। P विल बी प्रोपोर्शनल टू मोल, इसका 1 मोल इसके 3 से रिएक्ट करके 2 बना ना, तो 1 ATM इसके 3 ATM से रिएक्ट करके 2 ATM बना। P इज प्रोपोर्शनल टू N कब होगा, जब V और T कांस्टेंट होगा। सिमिलरली नेक्स्ट वाला भी वही है। अब बताओ, क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, सबका क्लियर हो गया अभी? अब N2 गैस प्लस H2 गैस, मोल कंसेप्ट का मतलब क्या होगा, एक रेशियो बताता है ये, जैसे A गैस प्लस BV गैस गिव्स आउट C गैस प्लस DD गैस, ऐसे है ना। इसका मतलब हो गया A मोल ऑफ A reacts with B mole of B to form C mole of C and D mole of D. तो एक रेशियो मालूम हम लोग का कि इस रेशियो में रिएक्शन होगा। मतलब इफ आई राइट A plus 2B gives out 3C and 4D, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 mole of A reacts with 2 mole of B। एक मोल A का B के 2 मोल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, टू फॉर्म C moles of C, C नहीं, कितना होगा, 3 moles of C and 4 moles of D। तो एक रूल हो गया ये। अब तुम्हें 2 मोल ए दे दे तो बी का रिक्वायरमेंट कितना होगा, यही सब क्वेश्चन है। हाँ, तो एक रेशियो नोन है ना, तो एक का मोल दिया रहेगा, तुम्हें दूसरे का मोल निकालना है। ये हो गया पार्ट केमिकल इक्वेशन। आनंदी, इज इट इन लिमिटिंग रेशियो पी और बी? पी और बी कहां से आएगा, अभी हम लोग प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो वो मोल की बात कर रहे हो कि एक रूल हो गया कि 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा ही करेगा, तब 3 मोल ऑफ सी एंड 4 मोल ऑफ डी आएगा और ए और बी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके जगह सी और डी मिल जाएगा। जैसे N2 और H2 में N2 और H2 रिएक्ट करके गायब हो गए, उसके जगह NH3 मिल गया। तो इसका तुम्हें क्वेश्चन देगा कि इसका जब 2 मोल ऑफ ए होगा, है ना, तो ये क्या होगा, ये क्वेश्चन होगा ऐसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ ए। हाँ, मतलब 2 मोल ए दे दिया गया तो कितना मोल बी लेना पड़ेगा। तो सिंपली रेशियो क्या है, 1:2 ना। ए का एक मोल तो उसका 2 मोल, मतलब डबल लेना है। इसका 2 मोल के लिए इसका 4 मोल लोगे, यही होगा ना। तब सी और डी कितना फॉर्म होगा? हाँ नंदी बोलो, हाँ बताओ। सर जो हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया PVNRT इक्वल्स टू NRT, वो सिर्फ गैसेस के लिए रेस्ट्रिक्टेड है क्या? वो पूछ रही थी मैं, मतलब वो रेशियो जो हम निकालते हाँ, हैं। वो सब केवल गैसियस के लिए है, नहीं तो और सब में तो आएगा ही नहीं हाँ ना वो। जहाँ हाँ केवल गैस हाँ। इन्वॉल्व है केवल वहीं पे आएगा, बाकी के लिए नहीं होगा। तो उसके इसीलिए उसका यूज बहुत लिमिटेड हो जाता है फिर। ओके, थैंक यू सर। या अल्लाह। ओके, तो इसका 4 मोल क्लियर है सबको? ये रेशियो कैसे लिया तुमने, 1 मोल के लिए रिएक्ट्स विद 2 मोल,
तो ये रेशियो हो गया 2/1। ये कोइफिशिएंट का रेशियो लिखना, इसी में सब प्रॉब्लम है। और इतना बस ये 2/1 लिखने आ गया तो तुम्हारा ये केमिकल इक्वेशन क्लियर हो गया। तीन ही पार्ट है, मोल कंसेप्ट, केमिकल इक्वेशन, कंसंट्रेशन टर्म। मोल कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, वो तो केवल फॉर्मूला है सब। केमिकल इक्वेशन में रेशियो लिखना समझ में आ जाए कि रेशियो लिखा कैसे मैंने 2/1। सोच लो, इसका कोइफिशिएंट बाई इसका कोइफिशिएंट बाई 1, एंड देन जिसका जो मोल दिया वो ये 2। उसी तरह 1 मोल एयर रिएक्ट्स विद 3 मोल, मतलब किस रेशियो में? 3:1। जिसका लिखना है उसका कोइफिशिएंट ऊपर फास्ट के लिए, जिसके थ्रू लिखना है उसका कोइफिशिएंट नीचे, इनटू इसका मोल 2। यूनिटरी मेथड से कर लो, 1 मोल ऑफ ए से 3 मोल ऑफ सी, तो 2 मोल ऑफ ए से कितना आएगा? 3 × 2 6 ना, इसका 4/1 × 2 इतना ही आएगा ना। एक मोल ए के लिए से 4 मोल डी आता है, 4 टाइम्स आता है, तो 2 मोल से 8 मोल आएगा। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। ये थोड़ा सिंपल पड़ गया, थोड़ा अच्छा वाला करता है। 2a + 3b gives out 4c + 5d। अब बताओ, इसका 3 मोल मैंने दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रिक्वायर्ड कितना होगा? साथ में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी फॉर्म कितना होगा? फोर 4.5 and 6। ओके, हाँ करेक्ट। इतना यस, तुमने पहले बैकअप लेक्चर में सीखा था क्या? ओके, इतना फास्ट आएगा नहीं किसी का भी। बताओ और लोग। एक ही आंसर हुआ और किसी का नहीं? ओनली यश। हर्ष का एक आंसर आया। ओके, ओके, यस यस। यश राज। ओके, ओके। आई थिंक अभी कर पा रहे हो। 3-4 लोगों का आंसर आया तो सबके आंसर हो जाना चाहिए। करो, यही मेन चीज है। बाकी तो मोल कंसेप्ट रहेगा फिर। ओके,
राइट जा रहा है, सबका राइट जा रहा है, ठीक है। तो देखो इसका होगा क्या, 2 moles of air reacts with 3 mole of B, तो 1 mole of air reacts with what, 3/2, तो ये जो 3/2 लिख रहा हो ना, यही लिखना मेन है। ये समझ में आ गया तो हो गया। रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स किसका, जिसका मोल चाहिए उसका कोएफिशिएंट ऊपर, अच्छे से याद कर लो, बाद में ये प्रॉब्लम आएगा, जैसे ही क्वेश्चन आएंगे प्रॉब्लम आएगा। जिसका मोल चाहिए उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिसके थ्रू मोल चाहिए उसका कोएफिशिएंट नीचे, इनटू उसका नंबर ऑफ मोल। इसको अलग अलग मेथड, इसको x मान लो तो रेशियो ले लो 2/3 इक्वल टू 3/x, ऐसे भी लिख सकते थे ना। ये 3:2 इसको x मान लो, ये 2a और 3b था, यही था ना। ये 2/3 इक्वल टू 3/x, ये सॉल्व करके भी आएगा 2/3 तो 3/x, तो x का वैल्यू देख लो कितना आ गया, 3 इंटू 3/2 आ गया ना, या यूनिटरी मेथड से 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विथ व्हाट, 3 मोल ऑफ बी, जैसे भी तुम्हें कंफर्टेबल। 1 मोल से 3/2, तो 3 मोल से 3/2 इंटू 3, ये रेशियो लिखना आना चाहिए। तो आई विल प्रेफर दिस मेथड कि 3 जिसको लिखना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिसके थ्रू लिख रहे हो, किसका मोल दिया हुआ, ए का मोल ना, उसका कोएफिशिएंट नीचे था 3/2 इंटू इसका मोल, ताकि तुरंत फास्ट हो एग्जाम में। जैसे सी, तो सी का कोएफिशिएंट सबसे ऊपर, भाई किसके थ्रू फाइंड करना है, ए की बी, मोल तो ए का दिया हुआ है, ए का कोएफिशिएंट 2 है, ये रेशियो 4 इसका, और ये कोएफिशिएंट ये लिखना आ गया तो हो गया। समझ में आ रहा है सबको, यही लिखना नहीं आएगा, उसका मोल, उसका कोएफिशिएंट बाय दूसरे का कोएफिशिएंट इनटू मोल। उसी तरह डी का कितना होगा, इसका कोएफिशिएंट 5 बाई ए का कोएफिशिएंट 2 इंटू 3, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2a + 3b gives out 4c + 5d। अब मान लो कि तुम्हें 12 मोल बी का दिया हुआ है, ए कितना लोगे, सी कितना फॉर्म होगा, डी कितना फॉर्म होगा, इस बार आंसर आना चाहिए। देखो ओके, आंसर तो दे रहे हो तुम लोग जी। ओके, हाँ सबका आंसर आ रहा है, ठीक है। हाँ नहीं, बी का 16 लिखा, सी कुछ और लिख रहे थे, डी का 20, ऐसे ओके, ठीक है। आई थिंक ये रेशियो लेना बहुत इजीली तुम लोगों को क्लियर हो गया, सबका आंसर आ रहा है, इतना जल्दी नहीं समझ में आता है, वेल एंड गुड। इसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिसका फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है, इसका कोएफिशिएंट ऊपर, इसका कोएफिशिएंट ऊपर, यही होगा ना बाई, किसके थ्रू फाइंड करना है, मोल क्या है, ये दोनों ना, तो इसका कोएफिशिएंट जो होगा वो नीचे, इसका कोएफिशिएंट नीचे, इसका कोएफिशिएंट नीचे, इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। ये थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा,
तो कोइफिशिएंट क्या रेशियो 2/3 इंटू 12, 4/3 इंटू 12, 5/3 इंटू 12, यही होगा ना। इससे एक का मोल मालूम है तो दूसरे का मोल निकालना आ जाएगा। इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशंस कैसे सॉल्व करें, सबको क्लियर है? यस और नो? ये रेशियो लेना। ओके, तो सबका यस है, ठीक है। सो guidelines to solve chemical equation. केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, एक का मोल गिवन होगा, दूसरे का मोल निकालना होता है इसी रेशियो से। तो क्या क्या होगा, पहला क्या, जो भी दिया होगा मोल डायरेक्ट तो देगा नहीं तुम्हें, नंबर देगा या मास देगा या वॉल्यूम देगा, उससे मोल कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, मास दिया रहा है तो मोलर मास से डिवाइड करो, ये 3 फॉर्मूला था। वॉल्यूम दिया है तो 22.4 से डिवाइड करो। ये फर्स्ट वाला स्टेप डिटेल में कर चुके हैं हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स ऐसे करते हैं, क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस। देन एक बार एक का मोल मालूम चल गया तो फिर दूसरे का बताना है, तो पहले उसके लिए रेशियो तो मालूम रहे, तो तुम्हें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो। एक बार बैलेंस आ गया तो यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अदर सब्सटेंस। कैसे आएगा वो, यूजिंग रेशियो। Find the number of mole of other substance using ratio. और एक बार दूसरे का मोल आ गया था, मैंने केवल स्टेप 2 अभी क्लियर किया। एक का मोल मालूम है तो दूसरे का कैसे आएगा, यही रेशियो तुम लोगों ने बताया। एक बार सबका मोल आ गया तो यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। चाहिए फिर नंबर चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन में, मास चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, वॉल्यूम एट एसटीपी चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर। ये तो गैस के लिए था, ये किसके लिए था, आइडियल गैस ना, ये वाला पार्ट। ओके, तो फर्स्ट एंड थर्ड तो मोल कंसेप्ट वो मालूम है, मतलब जो है सेकंड वाला ही है। बैलेंस इक्वेशन लिख के अब देखो, तो पहला काम होगा सबका मोल निकालना, उसके बाद इक्वेशन लिख के दूसरे इसका मोल निकालना, फिर ये कोशिश करना। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ N2 gas needed at STP to react with N2 का चाहिए, N2 का इंफॉर्मेशन चाहिए, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे H2 का मोल दिया हुआ, उससे N2 का मोल चाहिए और उससे वॉल्यूम। ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म। आप ट्राई करो।
ओके बताओ। फर्स्ट स्टेप ऑफ द गाइडलाइंस क्या था? पहले जो दिया हुआ उसका नंबर ऑफ मोल निकालो, किसका मोल दिया हुआ है, जो भी डेटा उसका पहले मोल में डिकोड करो, क्योंकि रेशियो मोल से आता है। तो किसका लेंगे हम लोग? एक डेटा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकाल सकते हो इससे। वो कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 बाई मोलर मास ऑफ H2। तो मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ H2, सॉरी मास ऑफ H2 कितना है? 2 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास भी 2 ही होता है, मतलब 1 मोल है। तो H2 का 1 मोल है, तो उसके थ्रू रेस्ट अदर का निकाल दो। N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। अब तो फिर बैलेंस इक्वेशन लिखा स्टेप 2। पहले स्टेप में जो कुछ भी दे जा रहा है उसका वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स निकाल लो। मोल्स निकल गया, दूसरे में बैलेंस इक्वेशन लिखो और एक का मोल मालूम है, इसके थ्रू अदर्स का मोल बता सकते हो। N2 का मोल कितना होगा? कोएफिशिएंट लिखना बताया था इसका 1/what, ये 1/3। यही रेशियो मेन था ना। जिसका लिखना है वो कोएफिशिएंट क्या हो गया? ऊपर। जिसका जिसके थ्रू करना है वो कोएफिशिएंट नीचे, इनटू 1। और इसका इसका कोएफिशिएंट ऊपर, इनटू 1। तो सबका मोल आ गया। एक बार मोल आ गया उसके बाद तुम जो चाहो निकाल दो। इसका वॉल्यूम चाहिए था, तो 1/3 इंटू 22.4 लीटर एट STP, यही होगा ना। नंबर ऑफ मोल्स 1/3 है, चाहे तो मॉलिक्यूल पूछ लेते हैं, मॉलिक्यूल्स। मास भी पूछ सकता था, तो 1/3 इंटू N2 का मोलर मास 28 ग्राम। अब इक्वेशन से मतलब नहीं है, एक बार तुम्हें ये बाहर आ गया, मतलब अब यहाँ पे ये पार्ट हो गया कि तुम्हें ये चीज दिया है कि 1/3 मोल N2। अब इक्वेशन पे वापस मत जाना, इससे ये सब तुम कैलकुलेट कर सकते हो। वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, मास, ये तीनों निकाल सकते हो ना। उसी तरह यहाँ पे NNH3 कितना हो गया? 2/3 मोल, जिससे तुम वॉल्यूम ऑफ NH3 निकाल सकते हो एट STP। कितना होगा? 2/3 इंटू 22.4। मास ऑफ NH3 निकाल सकते हैं, 2/3 इंटू 17 ग्राम। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो, वो कितना होगा? 2/3 इंटू एवोगाड्रो। तो गिवन सेट में आंसर क्या था हम लोग का? इसका वॉल्यूम और इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्लियर हुआ? यस और नो? हाँ, यस, सबका यस, ओके। Calculate the mass of MgO formed when 64 gram oxygen reacts with excess of magnesium। MgO2 से रिएक्ट करके MgO आता है, तो 64 ग्राम ऑक्सीजन दिया, तो MgO कितना ग्राम आएगा? Mg का मॉलिक्यूलर मास 12 होता है, ये सब तो याद कर लेना। Mg का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1। सबका नहीं याद करना, इतना याद रहेगा तो बहुत है।
अच्छा आंसर आया किसी का? ओके इतने का याद रखोगे बहुत है। इसका आंसर आ गया। देखो कैसे करेंगे। एक असाइनमेंट भेजूंगा उसमें 1 to 15 क्वेश्चन करना है लिमिटिंग रेजेंट से पहले तक। तुम्हें किसका मोल दिया हुआ है? 64 ग्राम ऑक्सीजन था। नंबर ऑफ मोल्स मास बाई मोलर मास। O2 का 32 होता है। O2 का मॉलिक्यूलर मास 32 ना, ऑक्सीजन 16 है, मतलब 2 मोल इसका दिया हुआ है। रिएक्शन क्या होगा? Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2 MgO और इसका मोल मालूम है 2 मोल। ये कितना आएगा? एक का मोल देना था, वो दे दिया। मोल पहले निकाल लो, 2 मोल। कितना हो जाएगा ये? रेशियो देखो, इसका 2 है ना, 2/G किसके थ्रू करना है? O2 के थ्रू। इसी का मोल है ना 1 इंटू इसका मोल। ये आएगा 4 इंटू मोलर मास। कितना आ जाएगा Mg का? 24 इंटू 16। हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर 160। इसका भी निकालना पड़ता है तो 2 इंटू 1 इंटू 2। इसका भी तो 4 मोल ही आता है, मतलब इसका रिक्वायरमेंट होगा 4 इंटू 24 ग्राम का। सब मुझे बताना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन करो, देन वी कैन लीव। Calculate the mass of N2NH2 needed to form 51 gram NH3। हाँ यश बताओ। यश सर हाँ सर बोलो। आपने बोला कि यानी मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 12 है बट 24 है ना? 24 है। अच्छा 12 लिखा हुआ है क्या? वेट, हाँ एटॉमिक नंबर का डबल करना होता है, लिखने में रॉन्ग हो गया होगा थोड़ा। ओके सर, थैंक यू। हाँ लेकिन ये करो कैसे? ये चेक करो, ये टेबल में एक मैग्नीशियम 24 और कोई रॉन्ग तो नहीं हुआ ना? नाइट्रोजन यहाँ पे ऐसे लिखा 4 इंटू 24 ग्राम। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
क्लोरीन 1919 है, लिखने में 3 रॉन्ग हो गए। 55 हाँ, ये 3 रॉन्ग लिखे गए थे। मैग्नीशियम 24, फ्लोरीन 19, Mn 55, लिखने में कुछ और लिखा गया था। ओके, 27 and 42 ग्राम। इस क्वेश्चन पे ले जाता हूँ। ओके, इसका मोल जो दिया वो निकालो, 51/17, पहला स्टेप। जो भी दिया उसका मोल निकाल दो। एक बार इसका मोल मालूम चल गया, बैलेंस इक्वेशन N2 + 3H2 gives out 2NH3। ये नहीं कि बैलेंस इक्वेशन पहले लिख देना तो रॉन्ग हो जाएगा। पहले मोल निकालो जिसका भी है। इसका मोल मालूम है, इसके थ्रू अदर का मोल। इसका मोल कितना होगा? 1/2 × 3, ये 3/2 × 3। बस ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। एक बार रेशियो से मोल आ गया, बस केमिकल इक्वेशन का काम खत्म। फिर से मोल कंसेप्ट, 3/2 × 28 ग्राम, और ये 9/2 × इसका 2 ग्राम, तो ये हो जाएगा 9 ग्राम, और ये 42 ग्राम। दोनों मिलकर 51 आना चाहिए था। हाँ ठीक है। मॉलिक्यूल इसी तरह इसका पूछता था, 3/2 × 22.4 लीटर एट STP। अब जो भी पूछे, अब ये थर्ड स्टेप मोल कंसेप्ट है, उसको इक्वेशन से कोई मतलब नहीं था। अभी क्लियर हो गया? तुम 3H2 से कंफ्यूज हो गए। देखिए 3 था तो 6 से मल्टीप्लाई करे, है ना? तो 3 से, तो इसके कारण यहाँ पे एक बार ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है। कि तुम यहां भी 6 से मल्टीप्लाई करो तो 3 का यूज तो 2 बार कर लिया ना तुमने, 2 टाइम्स यूज हो जाएगा। एक ही बार यूज करना था इसका रेशियो। डन।